लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि युनगिल सेग्योंग को देखकर चौंक जाता है क्योंकि वो उसे पहचान गया था। यहाँ हमें सेग्योंग का बचपन दिखाया जाता है। वो बचपन से ही काफी टैलेंटेड और प्रिटी थी। चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर सब उसकी बहुत तारीफ करते थे। एक दिन सेट पर कुछ लोग उसके बारे में बातें कर रहे थे कि ये उस एक्ट्रेस की तरह दिखती है जो फेमस होने से पहले ही कहीं गायब हो गई। क्या नाम था उसका? शिन आयोंग। उसकी मॉम ये नाम सुनकर काफी चौंक जाती है और उस दिन के बाद से उसकी लाइफ पूरी तरह चेंज हो गई थी। उसकी मॉम का बिहेवियर भी उसके लिए बदल सा गया था। एक बार उसके बर्थडे पर जब वो डांस कर रही थी तो उसकी मॉम उसे वहां से ले जाती है। फिर एक दिन उसे सच का पता चलता है कि वो उनकी असली बेटी नहीं है, गोद ली हुई है। उनकी बेटी का नाम हाना था जिसे उन्होंने अब खो दिया था। उसे सेलो बजाना पसंद था तो उसकी मॉम को भी उससे यही शिकायत थी कि वो कभी हाना नहीं बन सकती। वो एक और बेटी चाहते थे लेकिन ट्रीटमेंट के बाद भी वो कभी माँ नहीं बन सकी। उन्हें हमेशा से इसी बात का अफसोस था। वो सेग्योंग को हाना बनाना चाहती थी, जो हाना को पसंद था, उसका पैशन था। चाहती थी कि सेग्योंग भी वही करे। यहाँ तक कि गुस्से में वो सेग्योंग के अडॉप्शन को कैंसिल करने की बात तक कह देती है। ये सब सुनकर सेग्योंग को बहुत बुरा लगता है कि वो अपनी मॉम की बेटी नहीं बन पाई। इसलिए वो डिसाइड करती है कि अपने डांस और एक्टिंग के करियर को छोड़कर अब वो भी सेलो प्लेयर बनेगी। फिर वो सेलो बजाना सीखती है ताकि उसकी मॉम खुश हो जाए, उनकी उदासी दूर हो जाए। बड़े होते होते अब वो एक अच्छी प्लेयर बन गई थी, परफॉर्मेंस दिया करती थी। उसकी मॉम उससे बहुत खुश थी और वो उन्हें देखकर खुश थी। उसकी लाइफ फिर से पहले की तरह शाइन करने लगी थी। फिर हमें वो सीन दिखाया जाता है जब युनगिल ने उसे पहली बार देखा था। वो उसे पहचान जाता है क्योंकि वो 2023 वाली सेग्योंग से मिला था। तब उसने उसे अपनी पुरानी स्कूल टाइम की फोटो दिखाई थी, जैसे कि वो अभी दिखती है। तो वो उसे देखकर एकदम से आंटी कह देता है। कहता है कि आप तो सच में सेलो प्लेयर हो, ये आपको सूट भी करता है। वो भी चौंक जाती है कि तुम मुझे आंटी बोल रहे हो। तो उसे एहसास होता है कि वो भी उसकी ही एज की तो है। तो कहता है कि सॉरी, मैं किसी को जानता था जो बहुत खूबसूरत थी, तो तुमने मुझे इसकी याद दिला दी। जब मैं खुद में कहीं खो गया था तो उसने मुझे बैंड ज्वाइन करने में हेल्प की। ये सब सुन के तो सेग्योंग को लग रहा था कि शायद वो उससे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है। कहते हैं कि तुम लड़कों को ऐसा क्यों लगता है कि लड़कियों को बैंड वाले लड़के ही पसंद होते हैं। इससे युनगिल को 2023 का टाइम याद आता है जब उसने सेग्योंग को अपने बैंड के बारे में बताया था और उसे कॉन्सर्ट में आने को कहा था। तब उसने कहा था कि मेरा पहला प्यार भी एक बैंड मेंबर था। और फिर वही लाइन कही थी कि सब लड़कों को ऐसा क्यों लगता है कि लड़कियों को वो बॉयज पसंद होते हैं जो बैंड मेंबर होते हैं। इससे उसे पूरा यकीन हो जाता है कि ये वही है। एकदम से कहने लगता है कि आप मेरे कॉन्सर्ट में क्यों नहीं आई, आपने अपनी बेटी को भी साथ लेकर आने को कहा था। अब इससे तो सेग्योंग इरिटेट हो जाती है कि अब मेरी एक बेटी भी आ गई, क्योंकि उसे कुछ कहाँ ही समझ आएगा। वहीं ये चैन और यूना स्टोर रूम में थे तो उसे चुप रहने को बोलता है। फिर बताता है कि मैं ही वो लड़का हूँ जिसने सेग्योंग से अपनी फीलिंग्स कही। उसके बारे में बोलने लगता है। तब उसे ध्यान आता है कि मैंने अपना इंट्रो तो दिया ही नहीं। कहता है कि मेरा नाम ये चैन है, कहीं तुम मुझसे अट्रैक्ट तो नहीं हो जाओगी। फिर खुद ही हंसने लगता है, लेकिन वो तो कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं देती। कहता है कि तुम तो कुछ बोल भी नहीं रही हो, मैं ही बोले जा रहा हूँ। तभी वो देखता है कि उसके सिर से खून बह रहा था। वो उसे बताता है लेकिन वो फिर कुछ खास रिएक्ट नहीं करती। तब वो अपनी टाई उसके सिर पे बांधने के लिए जैसे ही हाथ आगे करता है तो यूना की कुछ बुरी यादें उसके सामने आ जाती है, जैसे कि कोई उसे बांध रहा हो, और वो उसका हाथ ही काट देती है। इससे वो इतना तेज चिल्लाता है कि टीचर को पता चल जाता है कि वो यहाँ छुपा है। और उन लड़कियों ने जिन्होंने यूना को वहाँ बंद किया था, उन्हें भी खबर मिल जाती है कि टीचर स्टोर रूम में जा रहे हैं, उन्होंने चाबी मंगवाई है। तो वो तुरंत वहाँ पहुँच जाती है। बाहर टीचर जोर जोर से दरवाजा पीट रहे थे और यहाँ यूना को इतना शांत देखकर यीचैन उससे कहता है कि तुम ऐसे कैसे बैठी हुई हो, अगर उन्होंने हम दोनों को साथ में देख लिया तो तुम्हें भी दिक्कत हो सकती है। इतने में सर को चाबी मिल जाती है। वो लड़कियां भी डर रही थी कि अब हमारी खैर नहीं। फिर जैसे टीचर दरवाजा खोलते हैं तो देखते हैं कि अंदर कोई भी नहीं था, वो दूसरे दरवाजे से भाग गए थे। वहीं ये चैन यूना का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ लेकर भाग रहा था और यूना को भी ये अच्छा लग रहा था। बाहर सेग्योंग अपनी गाड़ी का वेट कर रही थी तो युनगिल फिर से उसके पास जाता है और कहता है कि मैं बस एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ, तुम्हारे डैड कैसे हैं? सच कहूँ तो उन्होंने ही मुझे सिखाया था, वो मेरे मेंटोर हैं, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, पर कैसे मिलूँ? तो वो कहती है कि तुम कॉलेज स्टूडेंट तो लगते नहीं, उन्होंने तुम्हें क्या सिखाया? वो कहता है गिटार सिखाया, तुम्हारे डैड सबसे अच्छे गिटारिस्ट हैं। ये सुनकर तो बहुत ही गुस्सा हो जाती है। वहीं वो दोनों भागते भागते ग्राउंड के पास पहुंच जाते हैं। अब तक हीचन समझ गया था कि वो वहाँ छुपी हुई नहीं थी, किसी ने उसे बंद कर दिया था। कहता है कि तुम्हें किसी को हेल्प के लिए बुलाना चाहिए था ना, तुम अकेले ये सब हैंडल नहीं कर सकती। अगर तुम्हारे साथ कोई नहीं है तो आज से मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। दोनों को साथ में इतना टाइम हो गया था पर उसे अब तक उसका नाम ही नहीं पता चला। यूना की नेम प्लेट भी पलटी हुई थी तो वो उसे देखने के लिए अपना हाथ फिर से उसकी तरफ करता है। तब यूना उसका हाथ ही मोड़ देती है, लेकिन वो खुद को छुड़ा ही लेता है। फिर उसे एक पेपर देकर कहता है कि जब भी तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए हो तो बता देना, मैं अपने दोस्तों के साथ तुम्हें बचाने जरूर आऊंगा। फिर वो चला जाता है। अब वो पेपर असल में उसके गिटारिस्ट के एड का पैम्पलेट था। वहीं सेग्योंग को युनगिल की बातें सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था। कहती है मुझे सच सच बताओ, झूठ मत बोलना। वो कहता है मैं झूठ नहीं बोल रहा, जहाँ मैं बड़ा हुआ वहाँ तुम्हारे डैड की एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट शॉप है, तभी उन्होंने मुझे सिखाया। वो कहती है मेरे डैड तो फिजिक्स के प्रोफेसर है, उनकी कोई शॉप नहीं है। उसे तो यकीन नहीं होता। कहता है कि नहीं, मुझे बताया गया था कि तुम उनकी बेटी हो, और असल में ये फ्यूचर वाले सेंगडो ने उसे उसी दिन बताया था। तो वो बोल भी देता है कि तुमने ही तो कहा था, लेकिन उसे यकीन कैसे होगा
वो कहता भी है कि अब मैं नहीं समझा सकता कि मैं किस सिचुएशन में फँसा हुआ हूँ। तो वो कहती है कि उन्होंने तुम्हें भेजा है कि अगर तुम मेरी हैप्पी लाइफ़ में इंटरफेयर करते हो तो मेरा क्या रिएक्शन होगा? ऐसा ना, तुम मेरी लाइफ़ ख़राब करना चाहते हो ना? फिर वो ज़ोर से चिल्लाने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उसी टाइम यीचन आ जाता है, उससे कहता है कि सेयोंग क्या हुआ? सेयोंग का नाम सुनकर युनगुल समझ जाता है, कहता है कि अच्छा तो वो लड़की ये है, जिसके लिए तुम इतना कुछ कर रहे हो। इससे सेयोंग को और गुस्सा आता है कि तुम दोनों एक-दूसरे को जानते हो। उन्हें वार्न करके चली जाती है कि आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना। युनगुल भी अब कन्फ्यूज़ हो जाता है कि ये लड़की डैड का पहला प्यार है और वो ओल्ड मैन वीवा इसके डैड नहीं है, तो ये सब चल क्या रहा है? वहीं इसके बाद सेयोंग सेलो की प्रैक्टिस करने जाती है, तब हमें दिखाया जाता है कि एक दिन उसके परफॉर्मेंस के टाइम उसके डैड आए थे और उसे बुके देकर चले गए थे। वो समझ गई थी, इसलिए उनके पास गई, कहा कि मुझे फ्लावर्स देना बंद कर दो, मुझे इस तरह छोड़ने के बाद मेरी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। बचपन में भी वो अपनी पहचान छुपाकर उसे देखने आया करते थे। बस यही सोचते-सोचते अचानक से उसके हाथ पे कट लग जाता है। घर पहुँचती है तो मॉम बताती है कि तुम्हारे डैड का यूएस में ट्रांसफ़र हो रहा है, इसलिए वो चाहते हैं कि हम सब साथ में उनके साथ रहें। पर उसे ये लग रहा था कि अब मेरे स्कूल का क्या होगा? तो मॉम कहती है कि कोई बड़ी बात नहीं है, तुम फिर से तैयारी कर सकती हो, वहाँ जाकर लैंग्वेज क्लासेस लेना, तुम इस बारे में क्या सोचती हो? वो कहती है हाँ ठीक है, वैसे भी मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। उसकी मॉम कहती है क्यों, कुछ हुआ है क्या? तो वो मना करती है, कहती है कि अगर आप खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। तभी मेड आकर उससे कहती है कि कोई तुमसे मिलने आया है, वो बाहर वेट कर रहा है। वो बाहर जाती है तो यीचन आया हुआ था, उसे देखते साथ ही वो वापस जाने लगती है, लेकिन वो कहता है कि रुक जाओ, मुझे कुछ कहना है। फिर कहता है कि मुझे अपना बैंड स्टार्ट करने के लिए कुछ भी करना पड़े, मैं करूँगा, तुम्हारे लिए परफॉर्मेंस दूंगा। अभी भले ये मजाक लगे लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ और अपना प्रॉमिस मैं निभाऊंगा, तो तुम्हें भी अपना प्रॉमिस याद रखना होगा। तब तक मैं तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। तभी वो देखते हैं कि युनगुल पेड़ के पीछे छुपकर उन्हें देख रहा था। वो यीचन को फॉलो करते हुए यहाँ तक पहुँच गया था, तो यीचन उसे बाय करके युनगुल को खींचकर अपने साथ ले जाता है। रास्ते में युनगुल यीचन से कहने लगता है कि उसे भूल जाओ, उसकी तो किसी और से शादी हो जाएगी, एक प्यारी सी बेटी भी होगी और उसकी एक हैप्पी फैमिली होगी, तो हर्ट होने से पहले तुम सब कुछ छोड़ दो। ये सुनकर तो उसे गुस्सा आता है, कहता है कि तुम मुझ पे श्राप लगा रहे हो और तुम हमेशा मेरा काम खराब करने के लिए क्यों आ जाते हो? पहले डोंगजिन बनकर आ गए और अब यहाँ, तुम आखिर हो कौन? तो वो मन में कहता है कि मैं आपका बेटा हूँ। फिर कहता है मैं जो हूँ, जहाँ से आया हूँ, तुम सोच भी नहीं सकते। तो वो एकदम से कहता है कि क्यों, फ्यूचर से आए हो? युनबिल चौंक जाता है कि तुम्हें कैसे पता? वो कहता है कि तुम जैसे बेवकूफ़ से मुझे यही उम्मीद थी। फिर उसे छोड़कर जाने लगता है, कहता है कि मैं फ्यूचर में जा रहा हूँ। वो जहाँ-जहाँ भाग रहा था, युनबिल उसके पीछे-पीछे पहुँच जा रहा था। तब उससे बचकर भागते हुए यीचन अपने घर आ जाता है, लेकिन युनगिल भी यहाँ पहुँच गया था, तो गेस्ट हाउस का नाम देखकर समझ जाता है कि ये उनका ही घर है और अंदर ही चला जाता है। यीचन की दादी तो उसे मार रही थी, उन्हें देखकर वो बहुत खुश होता है कि ये मेरी परदादी है। वो यीचन को इसलिए मार रही थी क्योंकि उन्हें उसका रिपोर्ट कार्ड मिल गया था, जिसमें उसकी रैंक बहुत ही कम थी। ये देखकर तो युनगिल भी चौंक जाता है कि डैड इतने बुद्धू थे। दादी तो इतना गुस्सा थी कि कह रही थी, तो जैसा नालायक अगर रोड में गाड़ी में पिचक भी जाएगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तेरे लिए मैंने अपनी पूरी लाइफ वेस्ट कर दी। कहा था कि मैं ट्यूटर लाऊंगा, तो सोचा कि शायद अब पढ़ाई पर ध्यान देगा, लेकिन नहीं, तू तो नालायक है। वो युनगिल को उसका दोस्त समझ ली थी, तो कहती है कि अब दोनों के दोनों निकल जाओ। युनगिल तो सोचने लगता है कि मैं कहाँ जाऊँ, कि तभी यीचन कहता है कि ये मेरा ट्यूटर है, इससे अच्छे से बात करो। फिर उसके कान में फुसफुसाकर उसे मना लेता है, क्योंकि अभी फिलहाल दादी का गुस्सा देखकर तो लग रहा था कि उसके लिए भी यहाँ जगह नहीं होगी। युनगिल भी कहता है कि हाँ, मैं इसका ट्यूटर हूँ, इसे अच्छे से पढ़ाऊंगा। यीचन भी कहने लगता है कि सर मैं भी अपनी पूरी कोशिश करूंगा, अच्छे से पढ़ूंगा। लेकिन दादी को उस पर शक हो रहा था, इसलिए एक लड़के से उसका टेस्ट लेने को कहती है। तो वो युनगिल को 10 क्वेश्चन देता है, कहता है कि इन्हें 25 मिनट में सॉल्व करके दिखाओ, लेकिन वो तो 15 मिनट में ही सॉल्व करके दे देता है। ये देखकर तो सब चौंक जाते हैं। दादी को फिर भी यकीन नहीं होता, तो वो आंसर बुक में उसके आंसर मैच करती है। तो अब वो भी मान ही जाती है कि हाँ, वो एक ट्यूटर ही है। उसका वेलकम करके उसे यहाँ आने के लिए थैंक्स करती है। इस खुशी में आज रात वो सबके लिए बहुत अच्छा डिनर बनाने का कहती है। फिर रात में जब सब पार्टी करते हैं, तभी बालसन आ जाता है, वही लड़का जिसने डोंगजिन के नाम पर इन्हें बेवकूफ बनाया था। खाने की खुशबू से वो फटाफट से उनको ज्वाइन कर लेता है। तो युनमिल को देखकर उसके बारे में पूछने लगता है कि ये कौन है। यीचन कहता है कि ये मेरा ट्यूटर है, डोंगजिन। भूल गए, गिटार जीनियस, तुमने तो उसे सिखाया था। तो बालसन कहने लगता है कि अरे डोंगजिन, तू है, तू तो बहुत बदल गया है। फिर उसे गले लगाकर कहता है कि अभी कुछ मत बोलना, तुझे बाद में सब समझाऊंगा। तो वो उसे बता देता है कि यीचन को सब पहले ही पता चल गया है। अब यीचन उससे कुछ पूछे उससे पहले ही वो नए ट्यूटर के नाम गिटार बजाना स्टार्ट कर देता है, और उनकी सिंगर होती है दादी जी। उन्हें और डैड को साथ देखकर युनमिल को बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि उसने उन्हें बहुत छोटे में देखा था और उनकी कुछ ही यादें उसे याद थी। और तो और अपने डैड को उसने इतना खुश तो कभी देखा ही नहीं था। जब पहले वो इतने खुश हुआ करते थे तो बाद में बदल क्यों गए? पर उसके मन में ये सवाल आ रहा था कि अब तक तो सब सही था, तो डैड को सुनाई देना कब बंद हुआ? आखिर उनके साथ क्या हुआ? ये सब सोच सोचकर वो रोने लग जाता है। तब गलती से वो बियर पी लेता है और एक गिलास में ही उसका काम खत्म। तब यीचन उसे बेड पर सुला देता है। रात में सोते हुए उसे अपने डैड के साथ बातचीत का सपना याद आता है, जब उसने उनकी पीठ में चोट का निशान देखकर उसके बारे में पूछा था। उसे बस इतना याद था कि उन्होंने कहा था कि ये एक एक्सीडेंट की वजह से हुआ, बाकी उसे याद ही नहीं आता।
अगले दिन सेग्योंग अपने स्कूल के प्रिंसिपल जिमी से मिलती है। उन्हें उसके अब्रॉड जाने के बारे में पता चल गया था, इसलिए कहती है कि इसे सीक्रेट ही रखना। मैं नहीं चाहती कि बाकी बच्चे तुम्हारे बारे में सोचकर या जेलस होकर अपना टाइम वेस्ट करें। फिर उसे थैंक्स करती है कि मैंने सुना तुम यूना के साथ बहुत अच्छे से रही हो, लेकिन इससे वो कमज़ोर ही बनेगी। उसे स्ट्रांग बनना होगा, तभी तो मैंने उसे इस स्कूल में डाला। सेयोंग तो सफाई देने लगती है कि मैंने उस पर कोई दया नहीं की, लेकिन वो बात ही खत्म कर देती है। कहती है कि अपनी मॉम से कहना जाने से पहले मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। फिर जब वो बाहर निकलती है तो यूना उसका बाहर वेट ही कर रही थी। उससे पूछती है कि क्या बात हुई। उसे लग रहा था कि कहीं यीचन के बारे में तो कोई बात नहीं हुई। तो सेयोंग उसे बता देती है कि मैं अगले हफ्ते अब्रॉड जा रही हूँ, बस यही बात करने गई थी, और उसे इस बात को सीक्रेट रखने को बोलती है। साथ ही उसे शाम में एक बैंड के कॉन्सर्ट की टिकट देती है और प्रॉमिस लेती है कि 8 बजे पक्का आ जाना। उधर यूनगिल सोकर उठता है, उसके सिर में अभी भी दर्द हो रहा था। यीचन ने उसके लिए कपड़े रखे थे क्योंकि उसने उसके कपड़े धो दिए थे। तभी उसे फोन की घंटी सुनाई देती है और वो यीचन का कॉल था। वो अपने जिम के कपड़े ले जाना भूल गया था, तो उसे कपड़े लाने को बोलता है। फिर जब वो स्कूल पहुंचता है तो उसे वहाँ म्यूजिक रूम दिखाई देता है। वो बिना कुछ सोचे अंदर चला जाता है। तब वहाँ गिटार देखकर वो खुद को रोक नहीं पाता और बजाना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ यीचन और माजू अपने बैंड के बारे में ही डिस्कस कर रहे थे। गिटारिस्ट के पैम्पलेट लगा रहे थे। अगर एक हफ्ते में उन्हें कोई गिटारिस्ट नहीं मिला तो उनका बैंड बंद ही हो जाएगा और बैकवॉन्ग बैंड के मेंबर का वापस आना मुश्किल ही था। तभी उन्हें बैंड रूम से गिटार की आवाज़ सुनाई देती है। वो फटाफट वहाँ जाते हैं, पर अब वहाँ कोई नहीं था। बस बैंड का एक मेंबर था। उससे पूछते हैं कि गिटार कौन बजा रहा था, कौन सी ग्रेड में है। वो कहता है कि वो लड़का हमारे स्कूल का नहीं है, अगर जाना है तो बस स्टॉप पे जाओ, वहाँ मिल जाएगा। अब माजू स्कूल बिल्डिंग में ढूंढने जाता है और ये चैन बस स्टॉप की तरफ भागता है कि अचानक से यूनगिल सामने आ जाता है। लेकिन वो फिर भी जाने लगता है तो यूनगिल उसे वापस लेकर जाता है कि जिम क्लास खत्म हो गई है, इसलिए पढ़ाई करने जाओ। क्लासरूम के बाहर तक खड़ा रहता है कि कहीं फिर से भाग ना जाए। उधर यूना पेंटिंग करते हुए याद करती है कि वो पहली बार ये चैन से बुक शॉप में मिली थी। जब सारी बुक्स उसके ऊपर गिर रही थी तो उसने उसे बचाया था। फिर सेयोंग के साथ कॉन्सर्ट जाने के बारे में सोचती है। वो यीचन के बारे में भी सोच रही थी कि सेयोंग के अब्रॉड चले जाने के बाद उसका क्या होगा। वहीं यीचन स्कूल के बाद पार्ट टाइम जॉब के लिए आइसक्रीम शॉप जाता है। तब यूनगिल भी उसके साथ यहाँ आ जाता है। अंदर जाता है तो ओनर बताता है कि एक लड़की यहाँ आई थी, वो तुम्हारे लिए ही छोड़कर चली गई। ये वही कॉन्सर्ट टिकट थे जो यूना उसके लिए छोड़ गई थी ताकि वो सेयोंग के साथ जा सके, और नोट भी सेयोंग का लिखा हुआ था जो कि उसने असल में यूना के लिए दिया था। इससे तो यीचन को लगने लगता है कि शायद सेयोंग ने उसे दिया होगा। बस ये देखकर तो वो ओनर से कहता है कि आज मैं काम नहीं करूंगा, मेरे बदले ये करेगा। ओनर भी मना नहीं करता क्योंकि यूनगिल हैंडसम था, तो उसके लिए तो ये अच्छा ही था कि इससे ज्यादा कस्टमर आएंगे। रात में दिखाया जाता है कि सेयोंग कॉन्सर्ट के बाहर यूना का वेट कर रही थी। काफी देर तक वेट करने के बाद भी जब वो नहीं आती तो वो अंदर चली आती है। परफॉर्मेंस स्टार्ट हो गई थी, पर यीचन को आने में देर हो गई थी, और जब तक वो पहुंचता है तब तक सब कुछ खत्म हो गया था। बस सेयोंग और उसकी फैन उन बैंड मेंबर्स के फोटो खिंचवा रहे थे, और उनका जो लीड मेंबर था वो सेयोंग का फियांसे था, जीवॉन। तब सेयोंग को देखकर यीचन जोर से उसका नाम लेता है। उसके पास आकर कहता है कि सॉरी, मुझे आने में लेट हो गया, इन्विटेशन ही लेट मिला। वो गुस्से में कहते हैं कि तुम्हें यहाँ के बारे में कैसे पता चला। वो कहता है तुमने ही तो बताया था, मुझे इनवाइट करने के लिए तुम्हारा थैंक्स। तो वो कहते हैं कि तुम किस सपने में हो, मैंने तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया। तो वो उसे टिकट और नोट दिखाने लगता है जो कि उसका लिखा हुआ था, लेकिन उससे पहले ही सेयोंग उस पर भड़क जाती है कि बस बहुत हो गया, तुमने तो कहा था कि प्रॉमिस पूरा होने तक अपनी शक्ल नहीं दिखाओगे। तुम एक लड़की को बैंड से इम्प्रेस करना चाहते हो, लेकिन तुम्हारा तो कोई बैंड है ही नहीं। कि तभी यूनगिल आ जाता है, कहता है कि किसने कहा, मैं इसके बैंड का लीड गिटारिस्ट हूँ। ये सुनकर जीवॉन कहता है कि मुझे पता नहीं था कि सेयोंग के फ्रेंड्स भी बैंड में हैं, तो अब तुमने हमारा कॉन्सर्ट मिस कर दिया, तो क्यों ना हम साथ में जैम करें। यूनगिल कहता है कि बिल्कुल, और गिटार उठा लेता है। पर टीचर को डर लग रहा था, कहता है कि जैम क्या है, मुझे ये नहीं आता। वो कहता है कि टेंशन मत लो, जो आता है वो करना। यीचन वोकलिस्ट था तो गाना शुरू करता है। उसे डर लग रहा था, लेकिन यूनगिल की गिटार को सुनकर तो वो बहुत ज्यादा खुश हो आता है और परफॉर्मेंस को एंजॉय करने लगता है। मेन कैरेक्टर की तरह खुद को फील करने लगता है। जो लोग जा भी रहे थे वो सब वापस आते हैं और एंजॉय करने लगते हैं। यूनगिल भी इस बात से खुश हो रहा था कि मैं अपने डैड के साथ परफॉर्म कर रहा हूँ। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। इन सब के बाद भी सेयोंग इम्प्रेस नहीं होती और वहाँ से गुस्से में चली जाती है। फिर घर जाते हुए यीचन यूनगिल से कहता है कि तुम तो काफी अच्छा कर रहे थे। वो कहता है मैंने तो कहा ही था कि मुझे गिटार आता है, लेकिन क्या तुम अभी भी इतने इंसल्ट के बाद भी उस लड़की के लिए बैंड बनाना चाहते हो। वो कहता है हाँ, क्योंकि मेरे एंजॉय का यही तो लास्ट टाइम है। स्कूल खत्म होने के बाद मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा, जॉब करूंगा, मेहनत करके पैसे कमाऊंगा और दादी का रेस्टोरेंट वापस खरीदूंगा जो कि डैड की वजह से चला गया था। मेरी मौज मस्ती का लास्ट टाइम यही है, इसलिए मैं इस टाइम को पूरी तरह जीने की कोशिश कर रहा हूँ। तभी वो देखता है कि एक बच्चा बलून लेने के लिए रोड की तरफ जा रहा था, तो उसकी जगह बलून ले जाता है कि तभी सामने से एक गाड़ी को आता हुआ देखकर यूनगिल से धक्का देता है, जिससे कि वो दोनों गिर जाते हैं। यूनगिल को याद आ जाता है कि उसके डैड ने उसे बताया था कि जब मैं 11th ग्रेड में था तो मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था और अभी वो 11th ग्रेड में ही था। ये सोचकर वो तुरंत यीचन के बैग पर निशान देखने लगता है, लेकिन अभी तक वहाँ कोई भी निशान नहीं था। यानी कि ये वही टाइम है जब उसका एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट होगा। वो उस एक्सीडेंट का विटनेस बनने वाला है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो आगे की कहानी जानने के लिए हम जल्दी मिलते हैं।